आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोनिस अनवर। चांद के बाद हिंदुस्तान अब सूरज की तरफ देख रहा है। चंद्रयान 3 फिलहाल चंद्रमा के पर राज जानने में बिजी है और शनिवार को सूर्य के सीक्रेट्स पता करने के लिए आदित्य L1 को भेजा जाएगा। श्री हरिकोटा के लॉन्चिंग सेंटर से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लॉन्च की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि इसरो सौर मिशन यानी कि आदित्य L1 के लॉन्च के लिए तैयार है और रॉकेट और सैटेलाइट बिल्कुल तैयार है, रेडी है। हमने लॉन्च के लिए अभ्यास भी पूरा कर लिया है। काउंटडाउन भी शुक्रवार सुबह 11:50 से शुरू कर दिया गया है। ये भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसरो का आदित्य L1 मिशन क्या है, ये कितनी दूरी तय करेगा, उसमें कितना वक्त लगेगा, मिशन का टारगेट क्या है, इस पर होगी चर्चा। और मुंसिफ टीवी के सेट पर आज हमारे साथ मौजूद हैं गुरु नानक यूनिवर्सिटी हैदराबाद के प्रोफेसर हबीबुर रहमान साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है हबीबुर रहमान साहब हमारे शो में आपका। सबसे बड़ा सवाल ये जनता जो हमारे दर्शक हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि आदित्य L1 असल में है क्या। ये आदित्य L1 मिशन क्या है इसरो का चंद्रयान के बाद। जी बिल्कुल। मैं पहले तो मुंसिफ का बहुत बहुत इस्तकबालिया तौर पे जो आपने कलाम किया है उसके लिए शुक्रगुजार हूँ और तमाम नाजरीन को आदाब। जी, रिसेंटली जो सक्सेसफुल चंद्रयान 3 हुआ, अब इसरो आगे नेक्स्ट स्टेप पे अपना इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी ख़ास बात यह है वो सन ऑब्जर्वेटरी मिशन रहेगा। और इसको समझने के लिए मैं अगर एक पहलू नाजरीन का असल सूरज या सन जो कहते हैं हम आम लफ्ज़ों में जी, तो वो एक्चुअल है क्या, और उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल के मैं इस मिशन की ओर बात करना चाहूँगा, ताकि समझने के लिए थोड़े आसान लफ्ज़ों में मुसलसल तौर पे एक रिदम आ जाएगा। तो पहली बात, सन या सितारा या सूरज जिसे हम कहते हैं वो एक स्टार है। स्टार यानी हेवनली बॉडीज़ में सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कहते हैं, जैसे अर्थ एक प्लैनेट है और सन एक स्टार है। स्टार की ख़ास अहमियत या उसकी क्या कहिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो रहते हैं वो हीट और लाइट को एमिट करता है। यानी कि जितने स्टार हम यहाँ से देखते हैं ज़मीन से, अक्सर कभी कभी जब हम अपनी छत पर होते हैं और नज़ारे देखते हैं, बहुत सारे स्टार लाखों की तादाद में हमें दिखाई देते हैं, तो क्या वो सारे सूरज हैं, मतलब या इस तरह की हीटिंग जिनमें एबिलिटी है? जी बिल्कुल। जो भी ब्राइटनिंग आपको स्पॉट्स स्काई में दिखते हैं वो ज़्यादातर स्टार्स ही होते हैं, क्योंकि स्टार्स में और प्लैनेट में डिफरेंस वही है। प्लैनेट एक रॉकी सॉलिड बॉडीज वैसे रहते हैं जो जब कायनात मिट्टी पानी में आ रही सारी चीजें, जी सूर्यमंडल जब बन रहा था, सोलर सिस्टम, उस टाइम पे जो रॉकी बॉडीज सब एक एकजुट होकर एक अलग से प्लैनेट टाइप में कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स वैसे बन चुके हैं, और साथ ही साथ स्टार्स का एवोल्यूशन अमल में आया है, जो हम कहकशां गैलेक्सी में हम मौजूद हैं। तो पहले सन और उसके स्ट्रक्चर को हम उस पर थोड़ी सी आम लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश रोशनी डालते हैं। जी। उसके बाद हम इस मिशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो सन के जिस तरह अर्थ का स्ट्रक्चर है, जिस तरह अर्थ का एटमॉस्फेयर के लेयर्स है, उसी तरीके से सन का भी अपनी और एक स्ट्रक्चर है, उसके सर्टेन लेयर्स है, और उसी में से उसके अतराफ भी एक सर्टेन एटमॉस्फेयर रीजन भी मौजूद है। ये एक मानो में इसको पढ़ना और समझना क्यों ज़रूरी है। असल बात यह है कि सोर्स ऑफ लाइफ भी है ये ज़मीन के लिए, अपने लिए भी, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए, और इवन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी। जो आम लफ्ज़ों में बायोलॉजी में हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो भी फूड पैदावार जो भी होती है वो एक ज़रिया है। तो और सेकंड पहलू, अगर ज़मीन में अगर हीट जो सूरज की ओर हमारे तरफ पहुंच रही है, अगर वो ना पहुंचने से हमारा जो खिला में हम रह रहे हैं वहाँ पे हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो फ्रीजिंग हो जाएगा। तो लाइफ सर्वाइव के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक तरफ से ये खुदा की देन है, जो हीट और लाइट हम जो सूरज की तरफ से पा रहे हैं वो एक ज़रिया है हमारी सोर्स ऑफ लाइफ लिविंग ऑन द अर्थ। और सन की जो लेयर्स की बात कर रहा था मैं, सन बेसिकली जो सेंटर ऑफ द जो कोर
कहा गया है, उसमें एक जो आम लफ्ज़ों में अगर हम कहना चाहें, एक सॉलिड सितारा जो कोई भी हो वो एक सॉलिड या रॉकी मटेरियल नहीं होता है, वो एक गैसियस का भरपूर एक बॉल होता है। ओके। वो इनफैक्ट अगर हम ज़मीन से कंपेयर करें सूरज को, सूरज 109 टाइम्स बड़ा है। ओके। मतलब अगर ज़मीन का हम मास अगर हम नॉर्मली जो कैलकुलेटिव मास मौजूद है 5.972 इंटू 10⁻24 kgs है। ओके। जबकि वही सन का मास जो है 1.972 इंटू 10⁻30 kg है। अगर आम लफ्ज़ों में हम सिंपल कैलकुलेशन में कहें तो वो तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा उसका हेवियर मास है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। तो इतना, और हम सूर्यमंडल जिसे कहते हैं हिंदी में, और सोलर सिस्टम, शमसी निज़ामी जिसे आम उर्दू में कहा जाता है, पूरा सोलर सिस्टम का हम जो कंपेयर करेंगे मास, तो इवन 98% टोटल मास जितने अराउंड कॉमेट्स प्लैनेट्स के जिसका भी रहेगा वो सारा अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ 98% एक सन का मास उसमें समा जाएगा। ओके। तो उतना ह्यूज स्टार कह लीजिए, ह्यूज मास गैंड बॉल ऑफ ए स्पीयर ऑफ गैसेस माना जाता है। ओके। तो उसमें गैसियस स्टेट में है वो, जिसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बेसिकली वहाँ पे ज़्यादातर 74% हाइड्रोजन है, 74 to 76% हाइड्रोजन है, और तकरीबन 21 to 24% हीलियम पाया जाता है। वो भी इस और केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आटम के बॉन्डिंग रिएक्शंस पे हीलियम पैदावार होती है वहाँ पे, और वो एक मानव का न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस गो ऑन कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है। उसी की वजह से लाइट रेडिएशन और हीट एक बड़े पैमाने पे इवॉल्व होती है, वजूद में आती है। तो इसका एक ज़रिया, एक सोर्स ऑफ अमाउंट जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक आजकल हम आम ऑडियंस भी समझ सकते हैं। जिस तरीके से हम ज़मीन पर रह के ही सोलर रेडिएशन के पैनल्स यूज़ करते हुए एनर्जी सोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं। तो और इसका जो सूरज की जो मैं अभी कह रहा था कोर प्रोसेस, कोर स्ट्रक्चर जो है, वहाँ पे लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्जे हरारत रहता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोगों के हाल जाने तो 40 अगर डिग्री पहुँच जाता है तो हम लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी कुछ हम खुदा की देन भी है एक तरफ से कि हम ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन में है, जो अल्ट्रावायलेट रेस, सोलर विंड्स, अभी उस पर आगे बात करूँगा मैं, वो काफ़ी हद तक हम प्रोटेक्टिव है। ये जो मैंने कहा कोर, वो एट द इक्वेटर है 15, एट द पोल्स लिए तो 25 to 36 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे भी रहता है। ओके। तो इस तरीके से ये कोर है। कोर के बाद उसका रेडिएशन जोन बनता है। वहाँ पे ये आयनाइज पार्टिकल्स इवॉल्व होते हैं, प्रोटॉन्स, अल्फ़ा, ये केमिकल कंपोजिशन से निकल के जो एक दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पे रेडिएशन जोन है। वो भी हैवी है क्योंकि इतने डिग्री सेल्सियस का है, तो काफ़ी हद तक केमिकल कंपोजिशन से ऐसे ऐसे बड़े आयनाइज पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल्स रिलीज़ होते रहते हैं। वह उसी के ऊपर कन्वेक्शन जोन आता है। ओके। कन्वेक्शन जोन से हम आगे बढ़ें तो क्रोमोस्फियर, ये 3 जो इनर लेयर्स कहा गया है, और जो आउटर लेयर, हम थोड़ा टेक्निकल जा रहा हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मतलब ये समझना ज़रूरी है। समझना ही उसकी असल मकसद है जी। उसके ऊपर रोशनी डालेंगे तो आगे बढ़ने के लिए एग्जैक्टली, बिल्कुल, हाँ, ईजी होगा समझने के लिए। सेकेंडली, जो आउटर लेयर्स पोर्शन है, जो हम नॉर्मल आम ज़िंदगी में हम यहाँ से ज़मीन से रूबरू हम सन को विजिबल करते हैं, तो वो लेयर को हम कहते हैं फोटोस्फीयर, जो आम नेकेड आई से एक पर्सन देख रहा है। मगर उसी के अंदर फिर थोड़ा जाएंगे, उसके लेयर्स, आउटर लेयर्स में से अगर डिकम्पोज करेंगे स्टेजेस, तो वहाँ पे क्रोमोस्फियर आता है। फिर उससे पहले कोरोना आता है, और एक ये दोनों को मिला के सोलर ट्रांजिशन जोन बनता है वहाँ से, जो सोलर विंड्स और सोलर क्या कहते हैं, सोलर के आयनाइज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, सोलर फ्लेयर्स भी कहता है। तो इन सारे चीज़ों का इफ़ेक्ट
ज़मीन पर और नियर स्पेस वेदर इन्वायरमेंट पर काफ़ी हद तक पाया जाता है और इसको पढ़ना, समझना और इस पर गौर व फिक्र करना लाजमी बनता है। क्योंकि किसी भी स्पेस मिशन या सैटेलाइट लॉन्च के टाइम पे या सैटेलाइट हम जो प्लॉट कर रहे हैं किसी इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए, जो अपने 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 साइंसी मकासद के लिए, तो इन सारे चीज़ों का समझना ज़रूरी है। क्योंकि सोलर ब्लेंड्स हो गया, सोलर फ्लेयर्स हो गए और जो आयनाइज पार्टिकल्स वहाँ पे एनर्जी पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं वो काफ़ी हद तक अपने अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को और साथ ही साथ जो स्पेस मिशंस, इंटरप्लैनेटरी मिशंस पे हम स्पेस क्राफ्ट भिजाते हैं उस पर भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। ओके, फ्रीक्वेंटली डिस्टर्बेंस होता है। अगर आम लफ्ज़ों में कहूँ, जिस तरह एरोप्लेन में एक ट्रैवल करते टाइम पे टर्बुलेंस एरिया भी होता है, बिल्कुल आता है, राइट। एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ समझने के लिए। तो उस हद तक वहाँ पे तो खैर स्पेस में ऐसी कोई इन्वायरमेंट नहीं है, मगर सन जो हम सोलर सिस्टम में रहते हैं तो अर्थ के अराउंड जब अर्थ का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के किसी दूसरे इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए, जैसे मरीख पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, या वीनस ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहे हैं, या किसी और एक्सोप्लैनेट्स के लिए हम मिशन तय करने के लिए सोच रहे हैं, तब इन सारे चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए हम स्टेप लेना ज़रूरी रहता है। उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस समझ के हम उसको एक सक्सेसफुल मिशन बनाने में काफ़ी हद तक मदद हो सकती है। ओके, इसी तरीके से अब मैं बात करूँगा इसरो आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन बेसिकली आदित्य ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग आता है सन ऑफ गॉड और सन। एज ए मिथोलॉजी पर्सपेक्टिव में उसको एक वर्शिप भी करते हैं अदर कम्युनिटीज़। तो आदित्य L1 मिशन ये इसरो का इंडिजीनियस पहला स्पेस सोलर मिशन है जो एज ए ऑब्जर्वेटरी के तौर पे एक लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पे प्लॉट किया जाएगा। वहाँ से उसको कंटिन्यूस मुसलसिल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली वो सोलर विंड्स, सोलर के फ्लेयर्स को और सोलर के सन की तरफ से आने वाली आयनाइज पार्टिकल्स को और सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, जिस तरीके से अर्थ ज़मीन के भी कुछ एटमॉस्फेयर लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मियोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर और आयनोस्फियर आता है। तो उसी तरीके से जो हम सोलर की तरफ से जो इतने अभी मैंने जिक्र किया कितना ह्यूज इम्पैक्ट है, टेम्परेचर, दर्जा हरारत रह रहा है वहाँ पे, तो उसका आउट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सन तो एक एटमॉस्फेयर ही बन रहा है जो काफ़ी हद तक हीट और लाइट एमिटिंग पार्टिकल्स से भरा पड़ा है। तो उसके रेस से जो निकल के आ रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स हो, सोलर विंड्स हो, तो उसको पढ़ना और समझने के लिए कंटिन्यूसली विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ यानी कि जैसे ही ये लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद जैसे ही ये जो पृथ्वी की हमारी कक्षा है उससे निकलेगा, तब से जो है अपना काम करना शुरू करेगा और जितनी ये दूरी तय करेगा उसमें पूरे उसका सिर्फ यही उसका रिसर्च चलता रहेगा सूरज की रोशनी को और इन सारी चीज़ों को लेकर। हाँ, काफ़ी हद तक, मगर इसमें ये जो मिशन है इसमें 7 पेलोड्स बिठाया गया है 7 डिफरेंट मकासद के लिए, 7 साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स है उसके। तो इनफैक्ट जैसा आपने कहा, स्टार्टिंग जब अर्थ से इजेक्शन होगा, फर्स्ट लो अर्थ ऑर्बिट से होता हुआ एलिप्टिकल ऑर्बिट से, जिस तरह हम चंद्रयान और मरीख का एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं, उसी तरीके से ये लोअर अर्थ ऑर्बिट से एलोंगेटेड होते हुए इन लार्ज ऑर्बिट, बड़े बड़े ऑर्बिट्स पे मुसलसिल सफ़र तय करते हुए अर्थ का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अर्थ का जो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल है, वो रीजन है अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख मील। तो अगर किलोमीटर्स में हम कहें तो 9 लाख किलोमीटर का दायरा बनता है। वो रीजन से भी हटके जब निकलेगा वो एक्चुअल ग्रेविटी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ कहते हैं। वहाँ से जब निकलेगा, वहाँ से वो मिशन अपने सैटेलाइट से क्रूज फेस में आ जाएगा, यानी कि जो पार्ट्स है डिपार्ट होके जो एक्चुअल सैटेलाइट और पेलोड जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेटरी के लिए सफ़र तय करना है, वहाँ से वो उसका एक्चुअल सफ़र शुरू होगा। वो क्रूज फेस तय करने के बाद जैसा एक मैथमेटिकल फिनोमेना है
आइलर और लैग्रेंजियन बोल के एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन है इटली के, लैग्रेंजियन बोल के, जो उन्होंने बताया है कि कोई भी दो हेवनली बॉडीज़ है, दो प्राइमरी उसको ऑब्जर्व करते हैं और थर्ड बॉडी के तौर पे स्पेसक्राफ्ट को माना जाता है। अगर उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये दो प्राइमरीज के कोरियलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उन दोनों का फोर्स जो अपनी अपनी मास के हिसाब से जो अपनी ओर खींचते हैं, वो एक सर्टेन पॉइंट पे आके नलीफाई होते हैं, बैलेंस होते हैं, यानी कि ना इधर जाता है ना इधर जाता है, बिल्कुल एक जगह अटका रुका रहेगा। बिल्कुल। हाँ। तो जो सोलर सिस्टम का एक्लिप्टिक प्लेन है, जिसमें हमारी ज़मीन सूरज के अतराफ दौड़ रही है, मतलब एक चक्कर लगा रही है, उसी के वो लीनियर पॉइंट पे कोलिनियर कहा जाता है, इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में, जहाँ पे इन दोनों का फोर्स नलीफाई हो रहा है या बैलेंस हो रहा है, वो पॉइंट का लोकेशन आता है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। यानी कि ये जो पूरी सूरज का, सन का ये पूरी दूरी नहीं है, ये सिर्फ उस पॉइंट की दूरी है जिसे हम L1 कहते हैं। जी, सन अर्थ सिस्टम के 5 लैग्रेंजियन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स बैठते हैं, जो एम्प्टी पॉइंट्स है ये। ओके। जस्ट वहाँ पे लोकेशन एज ए मैथमेटिकल मॉडलिंग और सिमुलेशंस के तौर पे एस्टिमेट करते हैं कि एग्जैक्ट कौन सा वो लोकेशन पॉइंट है जहाँ पे हम वो देख पा रहे हैं कि सन और अर्थ का थर्ड बॉडी जो स्पेस क्राफ्ट या जो अपन स्पेस मिशन कह रहे हैं, वो जो प्लॉट कर रहे हैं, वहाँ पे इन दोनों की क़ुव्वत का बिल्कुल कुछ भी असर नहीं होगा। मानो कि ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, बस वो जिस पॉइंट पे रखेंगे वो उसी पॉइंट पे चक्कर लगाते रहेंगे। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर वो गर्मी महसूस करते हैं सूरज की, तो क्योंकि अब ये उसके और नज़दीक पहुँच जाएगा, समझिए, तो हम लगभग 15 लाख किलोमीटर की ये दूरी तय करेगा। बिल्कुल। जब ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो वहाँ तो हीट का जो हीट है वो और बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या जो आदित्य L1 जिस तरह से हमारा डिज़ाइन किया गया है, तो ये उतनी हीट सहन कर पाएगा? बिल्कुल। काफ़ी हद तक वो शील्ड्स, प्रोटेक्टिव लेयर्स लगाते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं नासा का अगर जिक्र करूँ तो थोड़ा समझने में आसानी होगी। इनफैक्ट 2018 में नासा ने अपना खुद एक पार्कर सोलर प्रोब बोल के एक स्पेस मिशन भिजाया है। ओके। जो सोलर इनफैक्ट सन को स्टडी करने के लिए बहुत कम पेलोड से उसको भिजाया गया है, हाई एलिप्टिकल ऑर्बिट में डालते हुए। वो इनफैक्ट अभी तक और 2025 तक उसकी लाइफ स्पैन है, क्योंकि लगभग 7 साल उसकी लाइफ स्पैन है, और वो ह्यूमन मैनकाइंड का अगर ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो ये बहुत ही पहला और बहुत क्लोजेस्ट टू द सन जाने की उम्मीद रखता है। तो वो पॉसिबिलिटी है। वो सिर्फ फ्लाई बाई मिशन है, सिर्फ सन से गुजरेगा, फिर अपने ऑर्बिट में आएगा, फिर करीब तर एलिप्टिकल ऑर्बिट में जाएगा, फिर करीब से स्टडी करेगा, फिर हट जाएगा। मगर ये जो हमारा स्पेस मिशन है, ये इसरो का पहला अपने इंडिजीनियस, मतलब इंडियन स्पेस के अलग अलग डिपार्टमेंट से वो 7 इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस क्राफ्ट के पेलोड में बिठाया गया, जो अलग अलग साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव को स्टडी करने के लिए एज ए ऑब्जर्वेटरी मुशाहिदा के तौर पे हम रख रहे हैं। मुशाहिदा कर मैं भी अपने दर्शकों को बता देता हूं कि जो इसरो है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने देश के पहले सोलर मिशन को यानी आदित्य L1 नाम दिया है। इसकी मदद से सूर्य के बारे में, यानी कि सूरज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाई जाएगी, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं। और आदित्य L1 मिशन को लॉन्च यानी कि कल 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर किया जाएगा। और चंद्रयान 3 की तरह इसे भी श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। और आपको बता दूं कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूरज और जो पृथ्वी यानी कि जो हमारी जमीन है उसके गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लॉन्चरेज पॉइंट, जिसे L1 कहा जाता है, कि उसके चारों तरफ और हेलो कक्षा में रखा जाएगा। ये जगह धरती से सबसे करीब यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर है, जैसा कि हमारे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे। तो अब ये हमारा जो मिशन है ये वहाँ पर ये पहुँच जाएगा और ये हमें रेगुलर जो सूरज से मिलने वाली जानकारी है वो हमारे तक पहुँचाता रहेगा। तो क्या नासा जो इस में लगा हुआ है वो भी उसी तरह की जानकारी पहुँचा रहा है जिस तरह से हमारा इसरो, या ये थोड़ा सा नासा से हट के है, कुछ अलग जानकारी हमें देगा? ये
नासा का जो सोलर पार्कर प्रोब है वो सिर्फ फ्लाई बाय मिशन है, जो जितना पॉसिबल वे में हो सके सन के करीब तक जाके जितना भी साइंटिफिक डाटा उसको समझने के फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सन एंड इट्स आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पे इसरो की हम सराहना करनी चाहिए। इसरो का ऐसा पहला स्पेस मिशन है एज ए ऑब्जर्वेटरी के तौर पे वो हेलो ऑर्बिट में रहेगा, जो एम्प्टी लोकेशन है वहाँ पे रह के कंटिन्यूसली मुसलसिल तौर पे सन को पढ़ने और समझने के लिए जो आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है उसको कोरोना कहते हैं, तो उसको ज़्यादातर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ही सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स और आयनस पार्टिकल्स बहुत काफ़ी हद तक डिस्टर्बेंस करते हैं। एक तो सोलर की मैग्नेटिक फील्ड भी होती है खुद की, और इन सारे चीज़ों को हम मतलब इन सारे चीज़ों को भी हम पॉइंटर पे रखते हैं। तो साथ ही साथ वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और नियर स्पेस वेदर इन्वायरमेंट जो अराउंड अर्थ है उसको भी काफ़ी हद तक इसका असर पड़ता है। तो हम इसको ज़्यादा इन डेप्थ में हम जान सकेंगे, पढ़ सकेंगे, और इसको एज ए प्रिकॉशनरी तौर पे हम दूसरे सक्सेसफुल मिशंस के लिए हम काफ़ी हद तक इसमें आगाही होगी। जैसे हमने देखा कि जब हम चंद्रयान 3 हमने यहाँ से लॉन्च किया बेंगलोर से, उसको वहाँ तक पहुँचने में चांद की कक्षा में 48 दिन लग गए। अभी 48 दिन इसलिए भी मैं इसको आपको बताना मतलब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो चांद तो हमारे बहुत करीब था, बस पृथ्वी की कक्षा से जाना था और चांद की कक्षा में पहुंचना था, तो ये तो हमारा पड़ोसी हो गया जी। अब लेकिन सूरज का के लिए तो वहां जाने के लिए जैसे हमने मंगलयान मिशन के लिए बहुत लंबा सफर तय किया था, तो इस मिशन के लिए कितना वक्त लगने वाला है एग्जैक्ट? अप्रोक्सीमेटली 109 डेज, या इन पर्टिकुलर हम मंथ्स की बात कहें तो लगभग 4 महीने लगेंगे जो अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने के लिए, L1 के लिए पहुंचने पे ये लगेंगे। तो इतने ये जो रास्ते में रहेगा तो उतने वक्त भी हमें ये जानकारी उपलब्ध कराता रहेगा सूरज के बारे में, या L1 के पहुंचने के बाद वो डाटा कलेक्ट करना शुरू करेगा? जितना डाटा हम L1 पॉइंट लोकेट होने के बाद हमको ज़्यादातर मिल सकेगा, उतना दौरानी सफ़र में उतना मैक्सिमम रेशो या मैक्सिमम मकदार में नहीं मिलेगा। जब वो अपनी मकासद पॉइंट पे पहुंच जाएगा, डेस्टिनेशन पॉइंट पे लोकेट हो जाएगा, तब वहाँ से और फासला कम होगा, क्योंकि अगर हम ज़मीन और सूरज का फासला हम गौर करें तो वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स है। तो उसके 1/10 पोजीशन पे हम ये अपना मिशन लाई कर रहे हैं। 150 और यहाँ पे 1.5 मिलियन किलोमीटर, तो लगभग 1/10 पोजीशन पे हम उसको लाई कर रहे हैं, तो और वो ज़्यादा करीब तर हो गया सूरज की ओर जी। तो उसलिए वहाँ से ज़्यादा साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करने के लिए और साइंटिफिक डाटा अपने को कैटर करने के लिए बहुत काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। अच्छा, जैसे चंद्रयान पर जब हम गए, हमने जो इसरो मिशन भेजा या हमने अपना जो मंगलयान का मिशन किया था, वो जाहिर था कि कहीं ना कहीं जो इंसान है वो ये चाह रहा है कि अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह के हालात ख़राब होते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी या रहने के लिए जगह अच्छी जगह नहीं बनती है बाद में, तो चांद पर या और दूसरे ग्रह पर शिफ्ट हो लिया जाए। और जैसे चंद्रयान 3 जब कामयाब हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जो है चांद जो है दूर के नहीं रहे, टूर के हो गए हैं, तो यानी कि हम वहाँ पर टूर भी कर सकेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे चंद्रयान मिशन और मंगलयान मिशन, ये तो समझ में आता है कि हम जो हैं वहाँ पर एक बस्ती बसाने की तैयारी हम कर सकते हैं, लेकिन सूरज पर तो इस तरह से पॉसिबल है नहीं, है ना? तो उसकी जानकारी और हमें क्या क्या मिलने वाली है, किस तरह की जानकारी और हमें मिल जाएगी जो जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है? देखिए, सूरज में जैसा पहली लफ्ज़ों में कहा था मैं कि सूरज एक एमिटिंग लाइट रेडिएशन बॉडी है, तो वहाँ से मुसलसिल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम से हीलियम बनते हुए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, और एवरी अदर टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली वहाँ पे डायनेमिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सन चेंज होता है। और सन जिस तरह ज़मीन अपनी ओर चक्कर लगा रही है, उसी तरीके से सन भी अपनी ओर चक्कर लगा रहा है। चूँकि वो गैसियस फॉर्म में है, उसको हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाते हैं, मगर वो इक्वेटर और पोल्स पे वो भी अपनी ओर अतराफ घूमता है, और साथ
साथ ही साथ इन सारे प्लैनेट्स और कॉमेट्स एस्टेरोइड्स को लेके ट्रैवल कर रहा है कहकशां गैलेक्सी में। तो सन को आपने बहुत उम्दा और इम्पोर्टेंट सवाल किया कि वाई टू स्टडी द सन। हाँ, एग्जैक्टली। चूँकि अब यहाँ से अब जो आगे आने वाला दौर है वो रॉकेट साइंस का होगा। हाँ। और रॉकेट साइंस का एक पहलू अगर मैं इसरो की तरफ से मैं या इंडिया की तरफ से बात करूं, ऑलरेडी स्पेस एसोसिएशन, इंडियन स्पेस एसोसिएशन बोल के कमर्शियल वे में सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए एक ज़रिया बन चुका है, अभी शुरुआत हो चुकी है। तो वो ट्रेड और बिजनेस के लिए भी एक पहलू में हम समझ सकते हैं कि कोई भी अपना एक कमर्शियल सैटेलाइट अपनी ओर अपना ख़ुद का डाटा या ख़ुद के इंफॉर्मेशन के लिए लॉन्च करने वाला है या अक्रॉस द ग्लोब रखना चाह रहा है, तो वो चाहेगा कि वो अपना मिशन सक्सेसफुल रहे या उसका सैटेलाइट सक्सेसफुल रहे, क्योंकि सम बिलियंस और मिलियंस अमाउंट लगता है एक सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। तो वो इन सारे चीज़ों को, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसी तरीके से जो जिस तरीके से हम सोलर सिस्टम में रह रहे हैं, तो मैं जैसा मैंने कहा सूरज 98% मास रखता है। हाँ। अगर एज कम्पेयर टू सोलर सिस्टम तो कितना बड़ा है वो। हाँ। तो उसका इम्पैक्ट जाहिर सी बात है हर वो प्लैनेट और हर कॉमेट्स पे रहेगा, हर एस्टेरॉयड पे भी रहेगा इनफैक्ट। तो उसका इन्फ्लुएंस जो लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी है तो काफ़ी ह्यूज इम्पैक्ट रहेगा ऑन अर्थ और इनफैक्ट इन सारे सैटेलाइटों पे भी जो हम लॉन्च करके हम नियर स्पेस वेदर पे अराउंड द अर्थ हम लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये अराउंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी कहते हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ पे अगर ज़मीन की ओर से हम देखें तो वो ज़मीन के रोटेशन के हिसाब से ही वो सैटेलाइट सिंक्रोनस होके मूव होती है, और वो उसका एग्जैक्ट दायरा किलोमीटर हम देखें तो वो अराउंड 36,000 किलोमीटर पे बैठता है। तो एक सारी दुनिया को कवर करने के लिए लगभग 3 ऐसे सैटेलाइट्स उसको प्लॉट करते हैं जो कंटिन्यूस हमारे विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी सेकेंड ऑफ डिले हमारे इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अक्रॉस द ग्लोब कहीं भी बैठे हम टाइम टू टाइम अपडेट मिल रही है। एक मसलन है। तो इसी तौर से जो भी कमर्शियल बिजनेस ट्रेड के लिए भी जो भी अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने चाह रहा है या कुछ इसरो से है या किसी स्पेस एजेंसी से टाई अप करेगा, तो वो चाहेगा अपना इतना सारा अमाउंट वेस्ट ना हो। हाँ। क्योंकि उसका मिशन सक्सेसफुल और टाइम टू टाइम अपडेशन उसको ऑब्जर्वेशन में भी रखना पड़ता है ताकि डाटा लॉस ना हो, और डाटा फ्रीक्वेंटली टाइम टू टाइम हर वो पॉइंट, हर नोडल पॉइंट जो भी एक्सेस कर रहा है उनके सैटेलाइट को, वो टाइम टू टाइम उनको इंफॉर्मेशन भी विद इन ए सेकेंड मिल पाए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम ये कहें तो ज़मीन का इन्फ्लुएंस हो या अतराफ अगर हम देखें तो सूरज का इम्पैक्ट भी काफ़ी हद तक ज़मीन पर और उसके अराउंड द अर्थ काफ़ी सारा है। तो ये जो मैं 3 बातों का जिक्र किया, सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स और जो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं, वो काफ़ी हद तक इन सैटेलाइट्स को उस दौरान वहाँ पे अफेक्ट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उनके मोशन में हो या उनको डिस्ट्रैक्ट करने में हो। वो काफ़ी हद तक उसमें पावरफुल शिवाएँ रहते हैं, स्ट्रॉन्ग वेव्स रहते हैं वो। तो उससे काफ़ी हद तक वो मिशन क्या बोलते हैं लॉस भी होता है, सैटेलाइट डिकम्पोज भी हो सकती है, या सैटेलाइट अपनी जो ऑर्बिट में घूम रही है या उसका मोशन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, या कम्युनिकेशन सिग्नल्स के जो एंटीनास रिसीवर्स है वो। इसकी उम्र कितनी है? क्योंकि जैसे आपने बताया कि नासा का एक मिशन गया हुआ है वो 7 साल जी 7 साल लगभग रहने वाला है, तो हमारे इस मिशन की उम्र कितनी है? एस्टिमेटेड टाइम अभी लगा रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स 5 ईयर्स तक ये हमारे कंटिन्यूसली विदाउट डिस्ट्रैक्शन मुसलसल तौर पे हमारे को सोलर को स्टडी करेगा, और सोलर साइंस में काफ़ी हद तक बेटर अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूवमेंट्स होंगी, जिससे आने वाले जो भी सक्सेसफुल मिशंस है
या जो भी रॉकेट साइंस जैसा मैंने कहा, तो रियूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स का अभी इस प्रेजेंट टाइम्स में काफ़ी हद तक बढ़ावा यानी कि दिया हम जा उनको रहा है। भेजेंगे, फिर वो वापस आ जाएंगे, फिर उसका हम यूज़ करेंगे। हाँ दोबारा। बिल्कुल, एक लाइव एग्जांपल आप कह सकते हैं स्पेस एजेंसी जो टेस्ला की है, वो खुद भी ऐसी कमर्शियल वे में प्लॉट कर रहे हैं स्पेसशिप्स और वो। तो इन सारे चीज़ों को आने वाले दौर में ये जितना हम ज़्यादा पढ़ें और समझ सकें सूरज को, उतना हद तक हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं कि हम अपने मिशंस को कितना हद तक सक्सेसफुल और उसकी लाइफ स्पैन बढ़ा सकें। जैसा कि आपने कहा लाइफ स्पैन का क्या पॉइंट है, तो उस हद तक हम जिस तरीके से हम इन सारे चीज़ों को हम ज़्यादा समझ सकें, तो हमारे एक विजिबिलिटी और पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि इसकी लाइफ स्पैन जो भी हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं अराउंड द अर्थ या स्पेस वेदर या इंटरप्लैनेटरी मिशंस में, तो उसकी लाइफ भी कितने हद तक स्कोप बढ़ा सके। क्योंकि टाइम टू टाइम हमारे को विदाउट एनी डिस्टर्बेंस अगर हमारे को उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि कब क्या किस तरीके से सोलर विंड्स हो, सोलर फ्लेयर्स हो और आयनस पार्टिकल्स जो स्ट्रॉन्ग वेलोसिटी से आ रहे हैं, वो क्या इम्पैक्ट करेगा आने वाले समय में ज़मीन पर हो या नियर स्पेस वेदर अराउंड द अर्थ इन्वायरमेंट पर। तो अच्छा, एक ये जो फ्यूल होता है, जैसे हमने मंगलयान मिशन में देखा, तो एक हमारी जो पृथ्वी की कक्षा है उससे बाहर निकलने तक के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत है, बाकी तो वो अपना रास्ता खुद तय करेगा। ऐसा ही है या इस बार हमने कुछ अलग से मेजर सिस्टम लिए हैं उसको फ्यूल बढ़ाने के लिए, उसकी एज को बढ़ाने के लिए, ताकि और दूरी पे उसको पहुंचाया जा सके? नहीं, इसरो की अक्रॉस द नेशन हम एक पहलू में एक खूबसूरती सबसे ज़्यादा यही बात पे हम फोकस कर सकते हैं। मैं उसी जानना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये जब नेचर ने खुद हमें दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो एवरी हेवनली बॉडी इन स्पेस में मौजूद है वो, तो उसी का हम किसी हद तक फ़ायदा लेते हुए अपने फ्यूल को और कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करते हुए हम स्टेप वाइज या स्टेज वाइज हम एक एलोंगेटेड ऑर्बिट में प्लॉट करते हुए जो एक्चुअल डेस्टिनेशन पॉइंट है L1 लैग्रेंजियन इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तादाद-ए नुकात कहते हैं, तो उसमें हम प्लॉट करने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। तो ये जो अगर देखा जाए कि हमारा ये सफ़र जो जब जैसे ही शुरू हो जाएगा, तो ये सूरज के बहुत ज़्यादा एक तरह से कहने के नज़दीक पहुंच जाएगा। अब तक का हिंदुस्तान का जो मिशन है वो सूरज के सबसे करीब ये L1 पे पहुंचने के बाद वहीं पर बस स्थिर रहेगा और वहीं से उसकी इमेज और सारी चीज़ें कवर करेगा। तो क्या चांसेस हैं कि जैसे ये तो एक हमारी पृथ्वी का सूरज है, और भी आपने कहा कि स्टार हैं इस तरह के, तो क्या आगे भी इस तरह के और भी स्टार को ये वहाँ से कवर कर पाएगा, या सिर्फ अभी ये पूरी तरह से सूरज के मुशाहिदे के लिए है? नहीं, पूरी तरह सूरज के मुशाहिदे के लिए ही है, मगर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट और बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। एक पहलू ये भी बनता है कि अगर हम सूरज को पढ़ सकें, हाँ, जितना बेहतर हो सके, जितनी अच्छी तरीके से, तो उससे हमको कायनात की वजूद में जिस तरीके से स्टार्स इवॉल्व हुए हैं, गैलेक्सीज बने हैं, उन सारे चीज़ों को समझने और ज़्यादातर इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए भी काफ़ी हद तक एक डायरेक्शन मिलता है। तो इसीलिए भी एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है जो काफ़ी हद तक दुनिया सराहना करेगी, क्योंकि ये जो हम लोकेशन पे रख रहे हैं ये कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में रहेगा वो मिशन, जो अब तक किसी भी स्पेस मिशन अक्रॉस द नेशन या अक्रॉस द ग्लोब कह लीजिए, कोई भी वो ज़्यादातर नहीं रखे हैं। इनफैक्ट नासा की ओर से पहले है जो 1995 में लॉन्च हुआ है, सोहो बल्कि और पायोनियर मिशंस, वो भी काफ़ी हद तक अभी सक्सेसफुल रेट चल रहा है, मगर उसी भी अब सर्टेन ईयर्स में लाइफ स्पैन ख़त्म होएगी। तो तब ये थोड़ा भी एक्सेसफुल इक्विपमेंट के साथ और पेलोड में जो 7 स्पेसिफिक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ लगाया गया है, ये ज़्यादातर डाटा, साइंटिफिक डाटा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूम बहुत गेन करेंगे और उन सारे चीज़ों से ऑनगोइंग रिसर्च और सोलर साइंस में काफ़ी हद तक बढ़ावा होगा। अच्छा, जैसे मतलब क्योंकि अगर हमारे देश की बात करें तो सूरज को एक देवता की तरह पूजा जाता है, सूर्य देवता कहा जाता है उसे।
इसका असल में मुशाहिदे की बात कब और किसने सोची, मतलब क्यों लगा कि सूरज का हमें मुशाहिदा करना चाहिए, नासा को या इसरो को भी? जैसे अब जो है हम सूरज के बारे में जितनी जानकारी हम जानते हैं कि वो हमारे से इतने किलोमीटर दूर है और फिर उसकी रोशनी यहाँ तक पहुँचने में इतना वक्त लगता है, तो क्या ये जो L1 पॉइंट है यहाँ 24 घंटे वो रोशनी अवेलेबल रहती है? हाँ बिल्कुल। ये कंटिन्यूस और मुसलसल तौर पे बार बार मैं जो स्ट्रेस करके कह रहा हूँ ये पॉइंट, ये एक पहलू ये भी है इसका कि इसमें ना ज़मीन की गर्दिश ना चांद की गर्दिश इसके टकराव में आएगी। ओके। क्योंकि ये सूरज के बिल्कुल रूबरू होगा, एक छोटा आईने की तरफ। तो एक तरह से अगर हम कहें कि जो यूवी रेज हमारे पास आती हैं सूरज की, और जो हमारे पास एक्स रेज आती हैं या गामा किरणें जिन्हें हम कहते हैं वो आती हैं, तो वो क्योंकि यहाँ तक आते आते कहीं ना कहीं वो बहुत बहुत कम हो जाती हैं हमारे पास यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, तो वो L1 पॉइंट पे वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हमें उसका और अच्छे से जानने के बारे में मिलेगा। उसके बारे में नहीं, जैसे मैंने कहा सूरज एक इमिटिंग प्रॉपर्टी है, हाँ। एक इमिटिंग बॉडी है, तो जितने डिग्री दर्जे हरारत का वहाँ पे टेम्परेचर रह रहा है तो एक ह्यूज इम्पैक्ट सोलर विंड्स, वहाँ से सोलर फ्लेयर्स, NH पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं वो काफ़ी स्पीड से और काफ़ी तेज़ रफ्तार से ज़मीन की ओर, ना सिर्फ ज़मीन की ओर बल्कि सूर्यमंडल में अक्रॉस ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल वे में वो ट्रैवल करते हैं। चूँकि कुदरती देन के तौर पे जो हर एक हेवनली बॉडी को अपनी अपनी ओर से ग्रेविटेशनल पुल है, तो जैसे जिस तरीके से हम ज़मीन की तरफ से देखें तो ज़मीन की भी ख़ुद की ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो वो इन सारे चीज़ों को भी, सोलर विंड्स हो, NH पार्टिकल्स हो या सोलर फ्लेयर्स को हो, वो काफ़ी हद तक हाई एनर्जी रेस को डिविएट करती है, और जो पॉसिबल मिनिमम एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेस है वो नियर टू द अर्थ इन्वायरमेंट में आने की कोशिश करते हैं, और खुद ओजोन लेयर रहने की वजह से वो भी अल्ट्रावायलेट जो हज़ार्ड रेस कहा जाता है वो भी फिल्टर आउट होके जो एक्चुअल जो फ़ायदेमंद और जो काफ़ी कम तरीन लॉस देने वाली शिवाएं ज़मीन के ओर दाखिल होती है। तो इस तरीके से सरवाइव करने के लिए और लिविंग ऑन अर्थ पॉसिबिलिटी बन रही है। अच्छा, जैसे कभी कभी जो आपने कहा कि सूरज जो है वो एक गैस का गोला है एक तरह से, तो वहाँ से बहुत सारी जो एक तरह से कहें कि सौर तूफान हमारी साइड में निकलते हैं या दूसरी साइड में निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर ये हम उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर पाते हैं कि कब कब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो अगर इस तरह से कभी वो धरती की तरफ आते हैं, हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं, तो हम उसके लिए अलर्ट रहेंगे पहले से इस तरह के तूफ़ानों की वजह से, क्योंकि अक्सर जो काफ़ी सारे ग्रहों के टुकड़े आते हैं, इस तरह की खबरें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। हाँ, जो जब कायनात वजूद में आई या कहकशां बनी, गैलेक्सीज बने, स्टार्स बने, जिसे बिग बैंग कहते हैं। हाँ, जो असल कायनात वजूद में आने के बाद जो अपने अपने मास से और अपने अपने ग्रेविटेशनल पुल से वो एक एक गैलेक्सीज में एक एक स्टार्स अपने अपने ताकत के हिसाब से, अपने अपने मास के हिसाब से सर्टेन चीज़ों को अपने दायरे में रख चुका है। तो जिस तरीके से एग्जांपल हमारा सूरज है जो जिसके अंदर काफ़ी सारे प्लैनेट्स अराउंड 8 है, और एक्सो प्लैनेट्स भी है, कॉमेट्स भी है, एस्ट्रॉइड्स भी है, वो ऊट क्लाउड बोल के बोलते हैं। जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स है, एस्ट्रॉइड एक मानो में रॉकी मटेरियल टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं जो एक सॉलिड वे में रहता है, और कॉमेट्स जो होते हैं आईसी डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं। वो ये सारे सोलर सिस्टम के अक्रॉस अपने अपने लाइक जुपिटर्स या और दूसरे फार्दर प्लैनेट्स जो है जो ज़्यादा रॉक सॉलिड नहीं है, जो सेमी सॉलिड या आईसी वे में जो प्लैनेट्स है उसके अराउंड, और वह ऊट क्लाउड बल्कि और क्या बोलते हैं फार्दर पॉइंट ऑफ द सोलर सिस्टम पे लाई करते हैं। वो कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स भी सूरज की गिरफ्त में, क्योंकि सूरज जैसा कि हम जानते हैं कितना बड़ा है, तो उसकी गिरफ्त काफ़ी हद तक सूर्यमंडल पे होती है। तो वो सारे चीज़ों पे भी सूरज की क़ुव्वत काफ़ी हद तक दबाव बनाती है कि वो इसकी ओर आ सके। तो वो
वो ऑर्बिटेड ट्रेसेस ऐसी बनती है कि वो प्लैनेट्स के करीब आते हैं। प्लैनेट्स के करीब आते आते प्लैनेट की भी अपनी ख़ुद की क़ुव्वत होती है जो अपनी ओर खींच लेती है। तो उस दौरान ये काफ़ी हद तक स्पीड से अपने प्लैनेट्स हो या कहीं इधर आ सकते हैं, तो काफ़ी नुकसान हम लोगों को पहुंचा सकते हैं। अच्छा, जो इसरो ने अब साइंस काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजी वे में इतनी बढ़ चुकी है जो आने वाले एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स को प्री डिफाइंड या कह लीजिए प्रिकॉशनरी तौर पे हम पहले ही पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि वो कितनी स्पीड से आ रहा है और कितने वक्त में आएगा। वही मेरा सवाल था। उसी को स्पेस में ही उसको डिस्ट्रॉय यहाँ पे से कुछ स्पेस क्राफ्ट या एक मिसाइल्स के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय किया। अच्छा, आदित्य L1 जो है वो लगभग 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड है जी, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 जो हैं वो जो रिमोट स्टडी करेंगे, यानी कि जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेट्स आ रही हैं और एक्सरेज आ रहे हैं उनको वो स्टडी करेंगे, और जो 3 इंस्ट्रूमेंट हैं आदित्य L1 में वो इंफॉर्मेशन करेंगे जो उसके आसपास की सराउंडिंग की मतलब एनवायरनमेंट है जी। तो ये उसमें कहा जा रहा है। ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, तो ये अगर इसका मतलब सूरज के साथ साथ हम और आसपास जो हमारे उस L1 पॉइंट पे जो मतलब वो हमारा कहेंगे एनवायरनमेंट होगा उसको भी हम पढ़ पाएंगे, एक तरह से समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफ़ी हद तक मेन जो मकसद है, ये सूरज की तरफ से जो निकलने वाली शिवाएं हैं वो किस हद तक ज़मीन पे इम्पैक्ट करेगी और नियर स्पेस वेदर अराउंड द अर्थ या फिर नियर बाई प्लैनेट्स के अराउंड किस तरीके से इसका इन्फ्लुएंस रहेगा। ये सारा कुछ स्टडी करने के लिए ये मिशन को अमल में लाया गया एज ए मुशाहिदा तौर पर, मुसलसल तौर पर अमल करने के लिए। तो जैसे कि आपने कहा 7 इक्विपमेंट उस पर प्लॉटेड है जो उसमें 4 रिमोट सेंसिंग के तौर पे काम करेंगे, ऑन बोर्ड यहीं से एक्सेसिबल रहेगा, और 3 जो आपने कहा नियर के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। उसके L1 पॉइंट से वहाँ पे जो मुशाहिदा करेगा वो सन की ओर से सोलर फ्लेयर्स और कोरोना स्ट्रक्चर ऑफ द सन और सोलर विंड्स कि एक्सेलरेशन टाइम टू टाइम क्यों बढ़ रही है या घट रही है, या किस तरीके से उसके वेव्स करीब तरीन आ रहे हैं ज़मीन की ओर, और आयोनाइज उसके साथ साथ आयोनाइज पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, प्रोटॉन्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, वो उनकी मकदार क्या रहेंगी और वो उनका इम्पैक्ट ज़मीन की ओर किस तरीके से रहेगा। उससे जो एनर्जी पार्टिकल्स हम कह रहे हैं उससे कुछ किस हद तक फ़ायदेमंद है, वो सारा कुछ स्टडी करेंगे। तो अगर मैं स्टेप वाइज बात करूं, पहला जो रहेगा विजिबल इमिशन वाला लाइन कोरोनाग्राफ है जो कोरोनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन को पढ़ेगा, और सेकंड जो है अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप रखा गया है जो वो सोलर के फोटोस्फीयर, जो पहले ही मैंने कहा था फोटोस्फीयर मीन्स जो विजिबल फ्रॉम द नेक्ड आई, हम ज़मीन से सूरज को देख रहे हैं, बाहरी सतह जो ज़मीन से हम देख पा रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए, और उसके बाद वाला स्ट्रक्चर क्रोमोस्फीयर है जो अराउंड वहाँ पे आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर 400 से 2100 किलोमीटर की रेंज पे रहेगा सन से बाहर। तो वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और वो एटमॉस्फेयर से जो सोलर विंड्स मल्टी डायमेंशनल वे में इन ऑल डायमेंशंस, नॉट ओनली पर्टिकुलर एक ही डायमेंशन, तो वो सारे डायमेंशन से जो फ्लेयर्स निकल रहे हैं उसको स्टडी करेगा। और थर्ड वन जो है आदित्य सोलर विंड, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सोलर विंड पे गौर व फिक्र करेगा वो। और फोर्थ है पापा, ये प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य बोल के है इसका फुल फॉर्म। ये एक्चुअल देखा गया कि जो सन का कोर स्ट्रक्चर है जहाँ से प्लाज्मा इवॉल्व हो रहा है वो उसको स्टडी करने के लिए काफ़ी हद तक ये फ़ायदेमंद रहेगा। और 2 है जो सोलर लोअर एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जो अल्ट्रावायलेट के लो एनर्जी रखते हैं, और साथ ही साथ हायर एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर है वो अल्ट्रावायलेट की जो हाई एनर्जी रेंज में बढ़ रहे हैं उन सारे चीज़ों को समझने के लिए इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का
उसमें पेलोड में बिठाया गया। और वेरी लास्ट जो है मैग्नेटोमीटर है, जो वो स्पेस मिशन के अक्रॉस दी एज लाइक ए टेल में उसको लगाया गया है। वो स्टडी करेंगे कि नियर बाई इंटरप्लानेटरी इफेक्ट ग्रेविटेशनल उसका लाइक मार्स का हो, सॉरी वीनस का हो या मर्क्यूरी का हो, किसी अदर प्लैनेट्स का भी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है या है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो मैग्नेटोमीटर है। और साथ ही साथ वो स्टडी भी करेगा कि किस हद तक पॉसिबिलिटी बन रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं अब लास्ट बस ये अभी कि ये जो मिशन अब कल क्योंकि लॉन्च होने वाला है, तो इसके लिए आप कैसे मुबारकबाद कैसे देना चाहेंगे उन्हें, इसरो को हमारी? इनफैक्ट सबसे पहले मैं कहूँगा इंडिया के लिए पहले तो ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ ही साथ इसरो के टीम को जो इसमें जुड़ी हुई है, और अक्रॉस द डिपार्टमेंट जो मैं अभी जो 7 इक्विपमेंट्स का जिक्र किया, वो अलग अलग स्पेस लैबोरेटरीज से एक इक्विपमेंट का बनकर तैयार हुआ है और फिर उसको असेंबल किया गया। जी। उन सारे टीम को एक पर्टिकुलर टेक्नीशियन को मुबारकबाद कहूँगा। और साथ ही साथ अब इसरो एक रॉकेट साइंस की ओर एक कमर्शियल और ट्रेड बिजनेस के लिए भी एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। बिल्कुल जी। तो मुंसिफ टीवी भी उम्मीद कर रहा है कि जो हमारा ये आदित्य L1 मिशन है वो कामयाब होगा, चंद्रयान की तरह बिल्कुल कामयाबी के साथ वहाँ पर झंडे गाड़ेगा और L1 पर बहुत आराम से पहुँच जाएगा। हालांकि इसका सफ़र लंबा है, 4 महीने का सफ़र इसको करना है, लगभग 4 महीने। हाँ, लगभग 4 महीने का इसको सफ़र पूरा करना है और फिर उसके बाद ये अपनी जानकारियाँ जो है वो इसरो के स्पेस सेंटर से साझा करता रहेगा और हमें ये जानकारियाँ मिलती रहेंगी। मुंसिफ टीवी की भी कोशिश रहेगी कि लगातार आपको जो जानकारियाँ हमारा आदित्य L1 इसरो को भेजेगा और इसरो हमें प्रोवाइड कराएगा, वो हम आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। मुझे लगता है कि जो हमारे प्रोफेसर हबीब साहब हैं उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिस ईजी अंदाज में इसको समझाया है, मुझे लगता है कि वो शायद एज एन आपके होस्ट मैं उसको नहीं समझा सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे जो जानकारी है वो हमसे साझा करने के लिए। तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो आदित्य L1 है वो यहाँ से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कल 11:50 पर ये लॉन्च हो जाएगा और इसका लॉन्च का लाइव मुंसिफ टीवी आपको ज़रूर दिखाएगा। और ये 15 लाख किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद में एक L1 जो पॉइंट है उस पर पहुँच जाएगा और वहाँ से फिर हम लोगों को ये जानकारी देगा कि सूरज की एक्सरेज का और बहुत सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिलने वाली है। तो वो ताज़ा जो जानकारी है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको जानकारी पहुँचाते रहेंगे। अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।